हेलो दोस्तों, तो इसके पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 वीडियो में हमने 49 वाले क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं बिहार एसआई के, जो इन्फोर्समेंट लेवल के जो इन्फोर्समेंट का पेपर हुआ है 7 अगस्त 2025 को। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन जो 50 क्वेश्चन बच जा रहे हैं, ठीक है, उसका डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि जो ब्रह्मोस एयर स्पेस है, इसके प्रबंध मतलब इसके सीईओ कौन है। सीईओ और एमडीओ से सवाल पूछा गया था। तो इसके जो निदेशक कौन है जी, तो डॉक्टर जयतीर्थ आर जोशी। ठीक है, डॉक्टर जयतीर्थ आर जोशी कौन है, ब्रह्मोस एयर स्पेस के तरह के निर्देशक हैं। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि शुभांशु शुक्ला किस मिशन के तहत अंतरिक्ष में गए थे। ठीक, तो इनका मिशन कौन सा था, तो एक्सियम 4 मिशन के तहत गए हुए थे। ठीक है, और ये क्वेश्चन मतलब मैंने काफ़ी टाइम पूछ दिया गया, काफ़ी एग्जाम, अभी रेलवे का एग्जाम हुआ या फिर बिहार एसआई का भी एग्जाम हुआ था, 2-3 पेपर हुए थे, उसमें भी इस क्वेश्चन को मैंने, ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन, अभी 3-4 महीने में जो एग्जाम हुए हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, इसके बाद है कि भारत का प्रथम समुद्री विरासत सम्मेलन कहाँ हुआ था। ठीक, तो देखिए ये सम्मेलन आपको नई दिल्ली में हुआ था। ओके, देखिए ये अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर सकता है अगर आप पढ़े ना हो तो, क्या कि कह रहे हैं कि समुद्री विरासत सम्मेलन, तो मतलब हो सकता है कि आपको लगे कि इसका सम्मेलन वहाँ हो जहाँ पर मतलब जो कोस्टल एरिया है, जो समुद्र के तट पर, जो जैसे विशाखापत्तनम है, मुंबई है, कोचीन है, इस तरह का ऑप्शन भी दिया गया था। नहीं, इसका ऑप्शन आपको, इसका आंसर होगा दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में यह सम्मेलन हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है कि एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स में जो ओलंपियाड सम्मेलन हुआ था ना, ये कहाँ पर हुआ था। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स में ओलंपियाड सम्मेलन, ओके, करेंट से सवाल है, ये आपको कहाँ हुआ था जी, तो मुंबई में हुआ था। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 है कि हाँ, बिहार उत्सव, बिहार करेंट से यही सवाल पूछा गया था कि बिहार उत्सव 2025 कहाँ हुआ था। तो बिहार उत्सव आपके कहाँ हुआ था जी, नई दिल्ली में हुआ था। देखिए, कंफ्यूज करने के लिए आपको बिहार के 2 जिले का भी नाम दे दिया गया, नालंदा और पटना, ये भी नाम दे दिया गया, लेकिन इसका सही जवाब क्या होगा जी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में यह सम्मेलन हुआ है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन है 55 नंबर कि 7वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है। तो ये आपका होगा, आपका कहाँ हुआ है जी, तो ये आपको पुणे में हुआ है। ओके, उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 56 है कि क्वाड, ठीक है, क्वाड 24 का सम्मेलन कहाँ पर हुआ है। ठीक, इसका सम्मेलन अमेरिका में हुआ है, और अमेरिका का आपको जगह का नाम बताना था। ठीक है, तो अमेरिका के डेलावेयर के विल्मिंगटन में इसका सम्मेलन हुआ है। ठीक है, वाशिंगटन में इसका सम्मेलन नहीं हुआ है। ये कहाँ हुआ है, तो डेलावेयर के विल्मिंगटन में इसका सम्मेलन हुआ है। किसका, तो क्वाड का। ओके, अगला 57 नंबर क्वेश्चन है कि नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग, देखिए दोहा वाला नहीं है, पेरिस वाला सवाल है, पेरिस डायमंड लीग 2025 में कितनी दूर भाला फेंक कर अपना फर्स्ट इन्होंने स्थान पाया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए 2 ऑप्शन दे दिया था। एक ऑप्शन दिया था 88.61 के ना, ठीक है, और एक था 88.16 मीटर। ठीक, इसका सही जवाब होगा 88.16 मीटर। ठीक है, केवल 88 मीटर नहीं होगा, 88.16 मीटर होगा। ओके, और 61 वाला मीटर ये भी नहीं होगा। ओके, मैंने वो ऑप्शन दे दिया था ऐसे कंफ्यूजिंग करने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 है कि पंकज अडवाणी का संबंध है। तो देखिए, पंकज अडवाणी का संबंध आपको मन किस खेल से है, तो बिलियर्ड्स और स्नूकर खेल से संबंधित है। ओके, अगला क्वेश्चन मैंने करंट अफेयर का अब इतना ही क्वेश्चन था हमारे ख्याल से, हम जहाँ तक पता कि मतलब गिने हम 20 और मैंने 21-22 के करीब क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे गए थे। सबसे अधिक क्वेश्चन करंट अफेयर से ही थे, और साइंस से आपको 15 सवाल पूछे गए थे। ठीक है, कंप्यूटर से 2 सवाल थे, एक सवाल का डिस्कशन कर चुके हैं, एक सवाल अभी और आगे आएगा। ओके, और हिस्ट्री से आपको 14 या 15 सवाल इतिहास से पूछे गए थे। ठीक है, बाकी का अब टाइम नहीं मिला हमको कि बाकी का उतना आदमी कर पाए। ठीक, हाँ, और मैथ से आपके 5 सवाल थे, इंग्लिश से आपके 6 सवाल थे। ठीक, चलिए आके बाकी अभी क्वेश्चन आएगा, सब देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश का अवशोषण किसके द्वारा होता है। ठीक, ऑप्शन दिया है स्टोमाटा, क्लोरोफिल, गार्ड सेल और माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए इसका होता है आपको क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश का एब्जॉर्प्शन होता है। ओके, अगला 60 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया, मैग्नीशियम के रिबन को वायु में दहन कराने पर मतलब जो उसका मुख्य लक्षण क्या क्या आपको दिखाई देगा। ठीक, 4 ऑप्शन दिया गया है कि श्वेत लौह के साथ जलता है, बिल्कुल सही है, ऐसा होता है। 2 नंबर दिया है कि जलने पर श्वेत चूर्ण की प्राप्ति होती है, ये भी ठीक है। 3 नंबर दिया गया कि वाष्पित हो जाता है, नहीं, जब श्वेत चूर्ण मिलेगा हमको तो ये वाष्पित कैसे होगा, तो ये आपका गलत जवाब हो जाएगा। और इसका ऑक्साइड नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है,
नहीं। देखिए मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड बनता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, और क्षार क्या करता है जी, ये लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। ठीक, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसका सही होगा ए और बी। आपको 4 ऑप्शन दिया गया था, मन उसके अनुसार नीचे उसमें से ए बी आपको चूज करना हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 61 नंबर की कौन सी अगुणित कोशिका है। ओके, इसमें ऑप्शन है शुक्राणु, अनिषेचित मादा अंडाणु, ब्लड सेल और पेशी मसल सेल। ठीक है, तो इसका आपका अगुणित हैप्लॉइड होता है। ठीक, तो इसका आपको आंसर हो जाएगा शुक्राणु और अनिषेचित मादा के अंडाणु। ठीक है, एक और भी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, मैंने जो रेसिस्टेंस होता है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया था, एक लंबाई का भी दिया गया था, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी दिया गया था, और एक आपका प्रतिरोधकता भी दिया गया था, एक और ऑप्शन था। ठीक है, तो ये आपका जो होता है ना, ये आपका अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, तो ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका फार्मूला भी होता है। ठीक है, कि R इजक्वल टू रो इंटू आपको L/A होता है इसका। ठीक है, तो ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है ना उसके ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, तो इसका ऐसे जवाब ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 63 नंबर कि जल में डूबी हुई वस्तु पर कौन सा बल लगता है। ठीक, तो इसका जवाब हो जाएगा आपका उत्प्लावन बल। उसमें ऑप्शन भी गुरुत्वाकर्षण बल और एक दो ऑप्शन दिया गया था कि आपका कौन, ये आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत के अनुसार है। ठीक है, इसी से संबंधित है। तो इसका जो जवाब होगा आपको क्या, तो इसका जवाब होगा आपका उत्प्लावन बल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 नहीं 64 है। 64 नंबर क्वेश्चन है कि देखिए धातु M एक है जो फेरस सल्फेट के विलयन से लोहा को तो विस्थापित कर देता है, पर एल्युमिनियम के विलयन से एल्युमिनियम को विस्थापित नहीं कर पाता है। वो धातु M कौन सा होगा। ऑप्शन है, एक ऑप्शन हमको 3 ही ऑप्शन याद है, तांबा है, मैग्नीशियम है, जस्ता है, एक और ऑप्शन था कोई। ठीक है, अब देखिए ये आपको जो सक्रियता श्रेणी होती है ना धातुओं को उससे संबंधित सवाल है। तो अब देखिए इसमें आपको सबसे अधिक सक्रिय मान ऑप्शन के अनुसार से मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम है, तब जिंक है, तब लोहा है। अब देखिए जो जिंक है ये लोहा से अधिक सक्रिय है पर एल्युमिनियम से कम सक्रिय है। ठीक है, तो आपको जिंक क्या करेगा, लोहा को विस्थापित कर देगा, लेकिन ये एल्युमिनियम को विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा जी, आपको जिंक जस्ता होगा। ठीक है, जिंक को ही जस्ता कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, तो इसका जवाब क्या होगा, जस्ता होगा। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर कि 2023-24 में जो मैन्युफैक्चरिंग एरिया है, ठीक है, सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान जो था ना स्थिर कीमत पर, किस राज्य का था। ठीक है, राज्य में ऑप्शन यही चारों थे। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा आपको महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए अब आपके हम लोग कुछ भूगोल से क्वेश्चन है कि कह रहा है कि कॉफ़ी के संबंध में गलत कथन कौन सा है। ठीक, कह रहा है कि इसका अधिकांश उत्पादन पूर्वी क्षेत्र में होता है। तो यही ऑप्शन क्या है जी, गलत है। नहीं, कॉफ़ी का अधिकांश उत्पादन आपको पश्चिमी क्षेत्र वाला जो इलाका है, पश्चिमी घाट है, ठीक है, नीलगिरी का इलाका है, वहाँ पे होता है। तो ये इसका यही गलत जवाब है। बाकी कह रहा है कर्नाटक भारत का 2/3 कॉफ़ी का उत्पादन करता है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद कह रहा है भारत विश्व का 4% कॉफ़ी का उत्पादन करता है, ये भी ठीक है। और भारत उत्तम किस्म का कॉफ़ी अरेबिका का उत्पादन करता है, ये भी ठीक है। ठीक है, बस गलत क्या है कि कॉफ़ी का अधिकांश उत्पादन पूर्वी क्षेत्र में नहीं बल्कि पश्चिमी क्षेत्र में, मतलब पश्चिमी घाट में होता है। ठीक है, तो ये चलिए उसके बाद कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है 67 नंबर। देखिए ये आपके कंप्यूटर से सवाल है, 2 ही सवाल पूछे गए थे। सेकंड सवाल है कि कंप्यूटर में जो डाटा की ना स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। बिट दिया गया है, बाइट दिया गया है, किलोबाइट और टेराबाइट। ठीक है, आपको कन्फ्यूजन कहाँ होगा, बीट और बाइट में कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक, तो देखिए एक जो बाइट होता है ना, बाइट बड़ा होता है, बीट छोटा होता है। तो सबसे छोटी इकाई क्या होगी, बीट होगी। और वहाँ भी आपको एक जो बाइट होता है ना 8 बीट के बराबर होता है, माने 8 बीट मिलकर एक बाइट बनाएगा, मतलब बीट छोटी होगी, बाइट बड़ा होगा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 है कि कौन सा कोशिकांग दोहरी झिल्लीदार नहीं है। ठीक है, माने कौन सा कोशिका का वो कौन सा भाग है, ठीक है, जो अंग है जो क्या होता है दोहरी झिल्ली से ढका हुआ नहीं रहता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए जो भी कोशिकांग, ठीक है, दोहरी झिल्ली से ढका रहता है उसमें DNA पाया जाता है।
ठीक। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, तो इसमें ये भी दोहरी झिल्ली से होता है। प्लास्टिड का मतलब हिंदी में लौक होता है, लौक में भी डीएनए होता है, और नाभिक केंद्रक में भी डीएनए होता है, पर लाइसोसोम में नहीं होता है। तो आप इसको ऐसे भी याद माने कर सकते थे कि जिसमें डीएनए होगा वो डबल झिल्ली से क्या होगा, ढका हुआ रहेगा, ठीक है। लाइसोसोम में डीएनए नहीं होता है, तो यही क्या है आपको लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, इस सब में दोहरी झिल्ली से सब ढका नहीं रहता है। देखिए ऑप्शन यही चारों थे, ठीक है। तो ऑप्शन के अनुसार ये लाइसोसोम इसका सही जवाब है। ओके, क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि ठीक कौन सा जीव अनियत तापी है और 3 कोष्ठीय हृदय वाला और कवच युक्त अंडा देता है। ठीक, इसका अब मतलब हमको सही जवाब नहीं मिल पा रहा है, क्या है कि देखिए जो सेलोमेंडर जो होता है ना, इसका देखिए जो सबसे पहले जो 3 चैम्बर हृदय होता है ना वो सरीसृप का होता है, ठीक है, उभयचर का। और उन लोग का तो देखिए सेलामंडर में तो 3 कोष्ठीय हृदय होता है और ये भी कवच युक्त अंडा देता है, पर ये अनियत तापी मतलब नहीं है, ठीक। तो इसीलिए हमको मतलब इसके अब आंसर में डाउट हो रहा था, इसीलिए हम नहीं मैंने आंसर लिखे हैं, और आप लोग इसका आंसर ज़रूर बताइएगा हमें, ठीक। हमको जहाँ तक लगता है कि सेलामंडर ही होगा इसका आंसर, ठीक है। अब आप लोग भी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 70 है कि निम्न में से कौन से कलाकार को सबसे पहले भारत रत्न दिया गया है, ठीक है। तो अब देखिए ओवरऑल जितने भी आर्टिस्ट है उसमें सबसे पहले कला मैंने दिया गया आपको MS सुब्बुलक्ष्मी को, ठीक है। इनको भारत रत्न सबसे पहले 1998 में दिया गया था। भूपेन हजारिका ऑप्शन में था, इसको 2019 में, लता मंगेशकर को 2001 में, और भीमसेन जोशी को 2008 में। तो ऑप्शन के अनुसार भी MS लक्ष्मी ही है, और ओवरऑल अगर हम देखें तो उसमें भी MS सुब्बुलक्ष्मी को ही सबसे पहले भारत रत्न दिया गया है। किस क्षेत्र में? तक कलाकारों वाले कैटेगरी में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन था कि भारत में मुद्रास्फीति को किससे मापा जाता है, ठीक है। मापने का तरीका क्या है? तो देखिए मैंने एक पुराना है और एक नया है, तो इसमें ऑप्शन में दोनों एक ही साथ दिया गया था, तो दोनों को ही मतलब लगाया जाए, मतलब सही मानेंगे। एक था आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI, और दूसरा था आपका थोक मूल्य सूचकांक WPI, ठीक। तो इसका सही जवाब होगा आपको ये ऑप्शन नंबर हमारे ख्याल से B में था, ठीक है। तो ये हो जाएगा। चलिए तो अब हम लोग आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला 72 नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का मौद्रिक कारण नहीं है। देखिए मुद्रास्फीति से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक का डिस्कशन कर लिया है, एक अगला क्वेश्चन यही है कि इसको कंट्रोल करने का कौन सा मौद्रिक कारण नहीं है। देखो 2 कारण होता है, एक मौद्रिक कारण होता है और एक राजकोषीय कारण होता है, कारक होता है, ठीक है, नीति होती है। तो इसमें से देखिए एक दिया है कि बैंक दर को बढ़ाकर, देखिए नहीं ये तो ठीक है, बैंक दर को बढ़ाएंगे तो मुद्रास्फीति जो इन्फ्लेमेशन होती है वो कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। एक होती है सरकारी प्रतिभूति को बेच कर, ये भी ठीक है। दूसरा कह रहा है कि बजट घाटा को नियंत्रित करके, नहीं बजट घाटा को कंट्रोल करना इसका मौद्रिक कारक नहीं बल्कि इसकी राजकोषीय नीति है, ठीक है। तो उसके अंतर्गत आएगा, इस कारक के अंतर्गत नहीं आएगा। तो इसका जवाब क्या होगा? यही होगा। ओके, अगला क्वेश्चन 73 नंबर आपको सुमेलित करने को मिलान करने के लिए दिया गया था, ठीक है। एक तरफ आर्थिक कारक और सामाजिक कारक लिखा गया था, और आपको लाइन से ये आय स्तर, उपभोग स्तर, कुपोषण, स्वच्छता में कमी और पेयजल की कमी 5 ऑप्शन में एक एक आपको लिखा गया था, ठीक। तो देखिए इसमें आर्थिक कारक के अंतर्गत आय का स्तर और उपभोग स्तर आएगा, और सामाजिक कारक के अंतर्गत कुपोषण, स्वच्छता में कमी और पेयजल की कमी आएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 है, इसमें आपको माने ऐसे था 2 कथन दिया गया, तो उसमें बताना था दोनों कथन सही हैं कि गलत है और कौन किसकी व्याख्या करता है, ठीक। तो पहला कथन है कि सरकार अनाजों के लिए बफर स्टॉक रखती है, ठीक। तो ये सही है कि हाँ सरकार अनाजों के लिए बफर स्टॉक का इंतजाम करके रखती है, ठीक है। और जो कमी वाले क्षेत्रों में या फिर कहीं पर ज़्यादा मांग हो जाए, डिमांड हो जाता है कहीं से ज़्यादा, तो उसको पूरा करने के लिए सरकार बाजार मूल्य से कम मूल्य पर गरीबों को अनाज क्या करती है जी? प्रदान करती है। तो ये भी ठीक है, इसीलिए क्या करती है जी? पहले से ही अनाज का स्टॉक रखती है। तो ये ऑप्शन ए भी सही है और बी भी सही है। और जो सेकेंड वाला कथन है, ये फर्स्ट वाले कथन का क्या करता है? व्याख्या करता है कि सरकार अनाज माने का बफर स्टॉक क्यों रखती है, क्योंकि उसको माने बाद में उसकी ज़रूरत पड़े तो उसका माने इंतजाम कर सके, ठीक। तो दोनों कथन सही है और इसकी सही व्याख्या भी करता है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 है कि कौन सा गलत सुमेलित है, मन किसका जो मिलान है वो गलत तरीके से कर दिया गया है। एक मन ये आपको मैंने राइटर से संबंधित है, किताब से इस बार 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं,
एक क्वेश्चन अभी हम लोग पढ़े अमिताभ कुमार की पुस्तक माई बिलव्ड लाइफ, और दूसरा ये पूछा गया है, देखिए तमस, तमस किसकी रचना है, भीष्मसानी, ये तो ठीक है। पिंजर किसकी रचना है, अमृता प्रीतम, ये भी ठीक है। निर्माला किसकी रचना है, प्रेमचंद्र, ये भी ठीक है। लेकिन राग दरबारी बाण भट्ट की रचना नहीं है। राग दरबारी के लेखक कौन है, श्रीलाल शुक्र, ठीक है। बाण भट्ट की रचना कादम्बरी है, हर्षचरित है, राग दरबारी नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा राग दरबारी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 76 आपको ये दे दिया गया था, 4 ऑप्शन था, उसको मैंने एक दूसरे से मिलान करने के लिए दिया गया था, ठीक है। इसमें अगर आप 1-2 ऑप्शन मिला लेते तो हो जाता, हो सकता है थोड़ा सा भाषा इधर उधर हो, ठीक है। वेग क्या है, तो वेग का परिभाषा है कि दिशा के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, तो ये हो जाएगा। गति, स्थिति में परिवर्तन की दर को। त्वरण क्या है, तो वेग में परिवर्तन की दर है। और दूरी क्या है, तो तय की गई कुल लंबाई को हम लोग पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। ये आपका 1-2 मिला लेंगे तो आपको ऑप्शन से आप इसको मिला सकते हैं, मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है कि हाँ, यदि किसी वस्तु का जो वेग है ना, अगर उसका वेग समय ग्राफ खींचते हैं तो उसका एक समय अक्ष के समानांतर मिल रहा है और एक सीधी रेखा मिल रही है, तो इसका क्या अर्थ है। तो ये देखिए, इसका समय अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा तभी होती है ना जब वस्तु एक समान वेग से गमन कर रही है, ठीक। तो इसका जवाब होगा कि वस्तु एक समान वेग से गमन कर रही है, ठीक। अब देखिए, अब कुछ इंग्लिश से सवाल, इंग्लिश से 6 सवाल पूछे गए थे। 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिनका इंग्लिश में दिया गया तो उसका हिंदी में नाम बताना था, और 3 क्वेश्चन आपको ट्रांसलेशन से पूछा गया था, ठीक। तो 80 नंबर क्वेश्चन है कि ही इज़ सो लेजी डैट ही कैन नॉट सक्सीड, ठीक है। इसका हिंदी में क्या मतलब होगा ये बताना था, ट्रांसलेशन करना था कि वह इतना, तो इसका हिंदी होगा कि वह इतना आलसी है कि वह सफल नहीं हो सकता है, ओके। उसके बाद 51 नंबर है कि सी विल गो टू मुंबई टुमारो, ठीक है, कि वह कल मुंबई जाएगी। अब देखिए 82 नंबर, अब हमको क्वेश्चन एग्जैक्ट याद नहीं पड़ रहा है कि क्या था, बस इतना याद है कि आई वांट टू कुछ था, ठीक है, समथिंग, ठीक है। तो अगर आप लोग को याद आए तो इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। आई वांट टू समथिंग का मतलब आई वांट टू कुछ था, ठीक है। तो इसीलिए अब इसको हम नहीं लिखे अपने मन से कुछ भी, ठीक है। आप लोग मैंने ज़रूर बताइएगा इसका आंसर, मतलब ये कौन सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला, हाँ, अगला 23 नंबर क्वेश्चन है कि हाँ, अब यहाँ पर 3 इंग्लिश के वर्ड जिसका हिंदी में क्या होगा। एक है कि कोरिजेंडम, कि कोरिजेंडम का हिंदी अर्थ क्या होता है, तो ये 2 सूधी पत्र ऑप्शन में आपको दिया गया था, ठीक। तो इसका यही होगा। दूसरा 84 नंबर है कि इंडोर्समेंट, ठीक। इंडोर्समेंट का हिंदी में अर्थ क्या होगा, तो इसका थोड़ा सा हमको लग रहा है कि ऑप्शन में था कि नहीं था, एक नामांकन का के कोई ऑप्शन था, उसके बाद ऐसे ही ऑप्शन में थोड़ा हमको डाउट लग रहा है इसका मतलब। देखिए, इंग्लिश के एक वर्ड का कई अर्थ हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन के अनुसार हमको नहीं लग रहा है कि ये होगा, ठीक है। लेकिन ये आपका इसका अर्थ होता है अनुमोदन करना, सपोर्ट करना, ठीक है, या एक माने अप्रूवल दे देना किसी चीज़ को। अब आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ऑप्शन के अनुसार क्या था इसका, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 है कि टेंडर, टेंडर में आपको निविदा दिया गया था, तो बिल्कुल सही है कि आपको ऑप्शन में निविदा था, ठीक है। टेंडर का हिंदी क्या होता है, निविदा, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 86 है कि बिहार में तिलकुट क्या है, ऐसे दिया गया था कि बिहार में तिलकुट का क्या अर्थ है, तो तिलकुट क्या है जी, एक तरह की मिठाई है, ठीक है, स्वादिष्ट मिठाई है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद से क्वेश्चन 87 है, ठीक है, ये भी आपका बिहार के ही डांस है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, आपका स्टैटिक जीके में आ जाएगा, आर्ट एंड कल्चर में, कि आपको 4 ऑप्शन दिया गया था, कर्मा, झूमर, झरनी, कजरी, इसका मिलान करने वाला था। तो देखिए, कर्मा जो होता है ना डांस, है आपको पेड़ लगाकर उसके चारों तरफ गोलाई में लोग डांस करते हैं, कौन सा, कर्मा डांस। और झूमर डांस के लिए आपको किसी भी मतलब मन नहीं होता, मौसम की ज़रूरत नहीं है, आप इसका कभी भी शादी ब्याह का किसी और फंक्शन के समय आप इसका डांस कर सकते हैं। उसके बाद से झरनी, देखिए झरनी जो डांस है मुख्यतः जुलाहा समुदाय के लोग करते हैं। ये ऑप्शन बतौर सेम टू सेम यही ऑप्शन था, ठीक। अपने मन से इसमें कुछ भी ऑप्शन नहीं डाले हैं, ऑप्शन के अनुसार है। और ऑप्शन नंबर डी क्या है कि कजरी, तो कजरी डांस आपको जनरली मानसून के समय जो होता है ना, बसंत मतलब मानसून के ऋतु में इसका किया जाता है, ठीक। ये ऑप्शन के अनुसार बिल्कुल ऐसे ही ऑप्शन था, ये हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 है कि यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में होता है तथा आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग घेंघा रोग के इलाज में होता है। तो ये बिल्कुल सही जवाब है, यूरेनियम का आइसोटोप का रिएक्टर में होता है और आयोडीन घेंघा रोग के इलाज में होता है, ठीक। इसमें ऑप्शन बी दिया गया था कि, ठीक है, कि कैल्शियम की क्या होती है, देखो कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 और इसका आपको होता है एटॉमिक आपका मतलब मास होता है 40, ठीक। आर्गन का देखिए, आर्गन का
भी आपका 18 होता है एटॉमिक नंबर और मास होता है 40। तो ये दोनों क्या है, संभारिक है। तो हाँ, ये दोनों संभारिक है। संभारिक का मतलब आइसोबार, जिनका क्या होता है एटॉमिक मास तो समान होगा पर एटॉमिक नंबर दोनों का अलग अलग होगा। तो दोनों का, एक का 18 एक का 20 है। तो ये भी कथन, दोनों कथन क्या है जिसमें सत्य है। ठीक, अब देखिए एक मेंडलीव का जो होता है ना, मेंडलीव से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था कि मेंडलीव के एक संकरीय क्रॉस में जो F2 पीढ़ी जो है, जनरेशन है, उसका फिनोटाइप अनुपात 3:1 होता है। तो ये तो ठीक है। अब देखिए दूसरा कथन में क्या था ना, पृथक्करण के नियम से कुछ संबंधित एक मैंने कुछ कथन दिया गया था। अब हमको एग्जैक्टली याद नहीं है कि कौन सा वो स्टेटमेंट था। इतना पता है कि पृथक्करण से नियम से था, तो हम उसको याद नहीं है तो लिखे नहीं, ठीक है। लेकिन हमको जहाँ तक लगता है कि वो भी ऑप्शन उसका ठीक ही था, ठीक है। जो पृथक्करण के नियम से दिया गया था वो भी उसका सही जवाब ही था। तो इसमें हमारे ख्याल से लगता है कि दोनों ऑप्शन ही सही थे। पहला तो सही है और दूसरा भी ऐसे ही होगा, ठीक है। और अगला को जो क्वेश्चन है 90 नंबर, अब देखिए इसका क्वेश्चन याद नहीं है, लेकिन ये था कि आयन से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था केमिस्ट्री का, ठीक है। कि जो मान लीजिए उस पर आयनों की जो संख्या होती है ना, वही उसकी संयोजकता हो जाएगी। मैंने इसमें दो आपको कथन दिया गया था, ठीक है। उसमें बताना था दोनों में से कौन सा कथन सही है गलत है, ठीक। तो एक तो शायद ये दिया गया था कि जितना वो इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसे ही था, ठीक। और अब मैथ से आपको 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए मैथ से एक क्वेश्चन था कि अगर मैंने दिया गया था कि x² बराबर 2y², ठीक है, अगर ये इसको संतुष्ट करता है, ठीक, तो आपको बताना है जो x और y के वैल्यू होंगे ना वो क्या हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके दिया गया था, परिमेय अपरिमेय दोनों परिमेय, ठीक है। देखिए तो इसमें एक, देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन था कि एक परिमेय, एक चर जो होगा, वेरिएबल जो होगा परिमेय होगा, दूसरा अपरिमेय होगा। और एक ये वाला ऑप्शन था कि एक जो चर होगा वो अशून्य परिमेय होगा और दूसरा चर अपरिमेय होगा, ठीक। तो देखिए ये अशून्य परिमेय वाला जो था ना, यही ऑप्शन होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर हम y का वैल्यू 0 लेते हैं तो x का वैल्यू 0 आ गया, ठीक। तो इसमें क्या हो गया, दोनों ही आपका 0 0 हो जाएगा, x भी 0 y भी 0। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। जबकि और मैंने इसमें ऑप्शन में तो दोनों मैंने परिमेय नहीं दिया था, एगो परिमेय एगो अपरिमेय दिया था। तो इसके लिए हमको मानना पड़ेगा कि जो वायु मैंने एगो जो चर होगा कोई भी, वो क्या होगा जी, अशून्य परिमेय होगा, मैंने उसका वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। उसका मैंने एक का वैल्यू 0 नहीं रखेंगे। तो हमारे ख्याल से लगता है कि इसका ऑप्शन यही होगा, ठीक। और चलिए एक क्वेश्चन आपको ऐसे, मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछा गया था कि 16,000 की राशि है, उसको 3% की दर से कितने वर्षों में जो ब्याज मिलेगा ना, वो 12,000 पर 4% की दर से 5 वर्ष के ब्याज के बराबर होगा, ठीक है। तो इसको बनाइएगा तो आपका समय पीरियड नहीं निकल के आता है कितना, तो 5 साल इसका समय निकल के। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 93 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें पूछा गया था, अब इसमें पूछा गया था ना कि आपको, मैं मान लें क्वेश्चन था कि 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना था। उसके बाद से आपको सम प्राकृतिक का, विषम प्राकृतिक का, पूर्ण संख्याओं का, सब 50 ही संख्या थी, सबका योग निकालना था, ठीक है। तो योग निकाले हैं इसका, पहला का 1275 आ रहा है, दूसरा का सम प्राकृतिक का 2550 है, विषम प्राकृतिक का 2500 है, और पूर्ण संख्याओं का कितना है आपका 1225 है, ठीक है। मिलान करने वाला था, आप मिलान कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद आसानी क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 है, हाँ, कि क्वेश्चन था कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के जो गोला है ना, उसको 2 भागों में बांट दिया जाता है। तो उससे संबंधित आपको 3 स्टेटमेंट दिया गया था, वो बताना था कौन सा सही है। पहला दिया गया था कि गोले का आयतन कितना होता है, 23, गोले का आयतन आपको 2304 पाई cm³ होगा। तो ये तो सही है, अगर आप निकालेंगे, ठीक है, गोला का आयतन 4/3 पाई r³ फार्मूला से, तो इतना आपको आएगा, ठीक। दूसरा ऑप्शन है कि अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 288 पाई cm³ होगा, ठीक। तो ये गलत है, उसका संपूर्ण पृष्ठीय इतना नहीं होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 432 पाई cm² है। देखिए एक्चुअली क्या किया है, जो ऑप्शन बी है ना, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी में दे दिया है, और जो ऑप्शन सी होगा इसका आंसर जो है ऑप्शन बी में दे दिया है। बस दोनों को क्या कर दिया है ना, क्रॉस कर दिया है, ठीक। तो आपका केवल ये ही सही होगा कि गोले का आयतन 2304 पाई होगा, और बी और सी क्या होगा आपको गलत होगा, ठीक है। इसमें केवल ये होगा। अब 95 नंबर जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये प्रोबेबिलिटी से सवाल है और थोड़ा बेहतरीन सवाल है कि ए के गलत होने की संभावना 3/5 है और बी के सही होने की संभावना 1/6 है। तो ए और बी दोनों के गलत होने की संभावना क्या होगी। देखिए ए के तो गलत होने की संभावना दे दिया है कि 3/5 है, पर बी के सही होने की संभावना दिया है। तो हमको गलत होने की संभावना निकालना पड़ेगा। इसके लिए एक में से हम 1/6 को घटाएंगे तो 5/6 आएगा,
ठीक है। अब दोनों के गलत होने की संभावना में क्या करेंगे, देखिए इसका फार्मूला होता है P इंटू ए क्रॉस पी बी होता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का सवाल है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा आपका, 3 से 6 कट जाएगा, 2 मर्ते में ऊपर 1 हो जाएगा, तो इसका सही जवाब आ जाएगा 1/2, ठीक। अब देखिए हम 95 क्वेश्चन ही लिख पाए हैं, ठीक है। 100 में से 5 क्वेश्चन आदमी काफ़ी कोशिश किए, ठीक है, कल रात तले लिखने का कि 5 क्वेश्चन याद पड़ जाए, पर 5 क्वेश्चन याद नहीं आ पाया, ठीक। तो अगर आप लोगों में से किसी को भी 5 क्वेश्चन अगर जो नहीं लिख पाए वो अगर याद आता है तो हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कि मान लीजिए 100 क्वेश्चन रहेगा तभी ना आदमी ये पूरा एनालिसिस कर पाएगा किसका कितना सही हो पा रहा है, ठीक। तो ये है, और बहुत मतलब मेहनत से आदमी 95 क्वेश्चन लिखा है, तो थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक। ऐसे ही हम क्या कहते हैं, एसआई जो रेंज ऑफिसर है उसका भी कम से कम हम 100 में से 76 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उसको मैंने शॉर्ट्स के रूप में आदमी डाला हुआ है, 76 क्वेश्चन डाला हुआ था, ठीक है, 100 में से, और इसका आदमी 95 तक लिख दिया है। अगली बार कोशिश करेंगे 100 में 100 लिखने का, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद, ओके।